हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 30 नंबर की पूछी जाती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सीटेट जुलाई वाला आपको पता है, यह अनाउंस हो चुका है। तो आपको इसके लिए तैयारी को करना स्टार्ट कर देना है। आपके पास सिर्फ 2 महीने बचते हैं। तो आपको इस 2 महीने के अंतर्गत आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, जिससे आपका जो सीटेट है आपका क्लियर हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, जनरल वालों को 90 नंबर लाना होता है, ओबीसी एससी एसटी को 82 नंबर लाना होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन करके आने हैं, 150 के 150 क्वेश्चन करके आने हैं, और 150 ही इस एग्ज़ाम के लिए मिनट मिलती हैं। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से बेहतर बना लेना है, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको जो सिलेबस है इसको भी डिस्कस कराऊंगी। तो आपको अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि आपने अगर इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को छोड़ दिया तो समझो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास तौर पर जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को करना है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्लासेस को हम कर रहे हैं। मैंने जो आपकी सीडीपी है वह आपकी मैंने आपको जो यह वाला पार्ट है, यानी कि 1 जनवरी 2022 का यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें मैंने आपको जो सीडीपी है इसको कंप्लीट करा दिया है, और अब मैं आपको ईबीएस को कंप्लीट करा रही हूँ। तो आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 आता है कि त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की जो रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, यह आपको बतानी है। तो आपको इसमें क्या करना है, 2268 मीटर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। तो आपको इसको समझना है। तो इसको हम करेंगे। तो 2268 को हम भाग करेंगे 42 से। तो इससे हम भाग करते हैं तो आपका 54 आता है, 54 आता है। 54 को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 54 को आप कैसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में? तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको इसमें क्या करना होगा, यह गुणा करना होगा। यानी कि 18 से आप 54 को काटते हैं तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 में करते हैं तो 15 आ जाता है, 15 मीटर प्रति सेकंड यह आपका इसमें हो जाता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है, 54 है, 30 है, 27 है या फिर 25 है। तो आपका आंसर आया है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें आपको नहीं दे रखा है, इसलिए जो सीटेट जो है उन्होंने करवाया है, तो इसमें क्या कहा गया है, सभी को बिल्कुल समान अंक दिया गया है। सभी को क्या दिया गया है, सभी को समान अंक दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। जो आपको चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब 2268 को भाग किया 42 से, तो इसको काट पीट करके 54 आ जाता है। 54 को 5/18 से भाग करते हैं तो इसको भी काट करके कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, तो इसके लिए पहले ओ पर जाता है और ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी तय करता है, और वह ओ ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। तो ए की बी से दूरी बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? तो आपको इसमें बताना है। तो आपको क्वेश्चन को यहाँ से करना है। कोई छात्र है वह
ए से बी पर पहुंचना चाहता है तो इसके लिए ओ पर जाता है। तो आपको यहाँ से करना है, जो आपका ए है, आपको पता है दिशाओं के बारे में, सबसे ऊपर होती है आपकी उत्तर, इधर होती है आपकी पूर्व, इधर होती है पश्चिम, पश्चिम दिशा होती है, और इधर आपकी क्या होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो आपको इन दिशाओं को अच्छे से समझ लेना है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो आपको यह दिशाएं पता चल गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब हम बात करते हैं, ए की बात की गई है, तो ए कहाँ जाता है, ए जाता है आपका उत्तर में, यानी कि ऊपर की तरफ जाता है। ए जाता है उत्तर में, तो यह 120 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी तय करता है, 120 मीटर की दूरी तय करता है। और यह कहाँ पे पहुँच जाता है, वह ओ पर पहुँच जाता है, ओ पर पहुँच जाता है। यहाँ यह आपका ओ पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, तो बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है। बी कहाँ पे पहुंचता है, यानी ओ से बी तक पहुंचने में यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा है कि जो बी है, ए है, ए की बी से दूरी बतानी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बतानी है। यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बतानी है, जो दूरी है कितनी हो जाती है। और b के सापेक्ष a की दिशा बतानी है आपको, b के सापेक्ष a की दिशा बतानी है। और यह जो दूरी बतानी है कितनी हो जाती है। तो दूरी को हम कैसे निकालते हैं, तो 50 मीटर और 120 मीटर आपको इसका स्क्वायर करना होता है। 120 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो आपका 12 का करेंगे तो 144 होता है, 2 जीरो आपके यहाँ पीछे आ जाएंगी। तो यह 1244 प्लस 50 मीटर की बात करते हैं तो आपका 2500 हो जाएगा। 2500 इनको आपको जोड़ देना है, दोनों को इनको जोड़ देना है। तो इनको जोड़ने के बाद में आपका 16900 यह आ जाएगा आपको। तो यह आपका क्या होता है, 169, यह 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपकी एक जीरो आ जाएगी, यानी कि 130 क्या हो जाएगी, मीटर आपकी जो दूरी है वह हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 130 मीटर दूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे, जो आपका आपसे पूछा है इसमें कि बी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दिशा बतानी है। तो यह आपका कहाँ पे है, यह पश्चिम में है, इधर को जाएगा तो इधर को कौन सी दिशा आ रही है आपकी, यहाँ पे आपकी आ रही है दक्षिण, दक्षिण आ रही है। और आपकी इधर को ही कौन सी आ रही है, पूर्व आ रही है, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। 130 मीटर की आपकी दूरी हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन में 130 मीटर देखना है और दक्षिण पूर्व देखना है। तो देखते हैं, 130 मीटर दक्षिण पश्चिम, 130 मीटर दक्षिण पूर्व, 170 मीटर दक्षिण पूर्व, या फिर 170 मीटर दक्षिण पश्चिम। तो आपका यही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 130 मीटर दक्षिण और पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। या फिर स्लॉथ चिंपैंजी वनमानस जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। या स्लॉथ चिंपैंजी वनमानस जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। या फिर आपको ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और वह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका करके सोते हैं। तो आपको इसमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, स्लॉथ भालू के जैसे दिखते हैं और दिन में 17 घंटे वह सोते हैं और पेड़ की शाखा पर कैसे सोते हैं, उल्टे लटक कर वह सोते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है, तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया है।
यानी कि जब हम किसी कपड़े पर दूध को डालते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो निस्यंदन कहलाती है, चालन कहलाती है, अवसादन कहलाती है या फिर निस्तारण कहलाती है। तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वह आपकी निस्यंदन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निस्यंदन है वह कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि फिल्टर कर देते हैं, यानी कि मलाई ऊपर रह जाती है और जो दूध है वह नीचे चला आता है, जो ऊपर रह जाता है मलाई होती है आपकी। तो यह प्रक्रिया है, यानी कि जो छानने वाली प्रक्रिया है वह फिल्टर करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। इसको ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निस्यंदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर कितने दूरी को दर्शाता है? 110 मीटर दूरी को दर्शाता है। एक मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो आपको इनके बीच की कम से कम दूरी बतानी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोलकुंडा के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर और उसकी जो जमीन की दूरी है कितनी है? 110 मीटर है। 110 मीटर है। कितनी है? 110 मीटर है। फतेह दरवाजे की जमाली दरवाजे से बीच की दूरी कितनी है? तो वह आपको दे रखी है 10.7। कितनी दे रखी है? 10.7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम बात करते हैं जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी की बात की गई है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हम 110 गुणा 10.7 इसका हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 1177 आपको प्राप्त होगा। इनका गुणा करने पर 110 गुणा 10.7 का गुणा करने पर आपको 1177 प्राप्त होगा। तो यह आपका क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। 1177 मीटर हो जाता है। अब हम इस दूरी को किलोमीटर में बदलेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर की वहाँ पे बात की गई थी, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो इसको हम 1177 बटे 1000 से हम इसमें भाग कर देंगे। तो इसका हम भाग करेंगे तो यानी कि जो 3 जीरो हैं आपकी, जो 3 जीरो हैं आपकी, तो इन 3 जीरो यानी 3 अंकों को छोड़कर यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आपका आंसर हो जाता है 1.177। यह आपका आंसर हो जाता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है 1.07, बिल्कुल गलत। 1.177 यह आपका सही हो जाता है और 10.70 यह आपका गलत है। तो आपको सही आंसर इसमें बताना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो 1.177 यह आपका क्या हो जाता है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी कौन सा है? यानी कि 3 राज्यों का ऐसा कौन सा समूह है जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है? तो इसमें आपको बताना है कौन से वह 3 राज्य हैं जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। ओडिशा, केरल और तमिलनाडु हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं, या फिर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके किसी भी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है? तो कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ओडिशा होता है और आंध्र प्रदेश होता है और तमिलनाडु होती है। यानी कि जो 3 राज्य हैं कौन कौन से हैं? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं बंगाल की खाड़ी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, यानी कि समझिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं। तो इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? हमारे देश के जो सर्वाधिक घने जंगल हैं कहाँ पर हैं? आप यह समझिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं। तो हमारे
ठीक उत्तर में है या उत्तर पूर्व में है या फिर उत्तर पश्चिम में है या फिर दक्षिण पश्चिम में है, तो कहाँ पर हैं घने जंगल हैं, वह आपके उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। उत्तर पूर्व में आपके घने जंगल हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? कहाँ पे हो जाते हैं? उत्तर पूर्व में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई आपको बतानी है, तो कितनी ऊंचाई होती है? तो 8600 होती है, यानी 8600 होती है, या 8850 होती है, 8950 होती है, 8990 होती है। तो माउंट एवरेस्ट है, इसकी जो चोटी की ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो 8850 मीटर इसकी चोटी की ऊंचाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो माउंट एवरेस्ट है यह है कहाँ पर, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है वह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। जो लगभग कितना है? 8850 मीटर यह ऊंचा है। 8850 मीटर कितना है? ऊंचा है। और यह हिमालय की चोटी है। और है कहाँ पर? तो यह नेपाल में है। नेपाल में, नेपाल में इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है कौन सा है, तो इसमें आपका प्रशांत महासागर आ जाता है। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है वह सबसे गहरा है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि टूटता तारा होता है। टूटता तारा क्या होता है? तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है, या फिर क्षुद्र ग्रह होता है। जो टूटता तारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो टूटते हुए तारे को हम क्या बोलते हैं? इसको हम उल्का बोलते हैं। टूटते हुए तारे को हम क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे इसमें खेजड़ी वृक्ष के विषय में पूछा है, तो आपको बताना है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाया जाता है। या फिर उगने के लिए अत्यधिक, यानी कि अधिक जल की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है खेजड़ी के वृक्ष के लिए। या फिर यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है और जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। या फिर वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में काम आता है और इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। या फिर इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो आपको बताना है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होता है? तो इसको समझते हैं। जो आपका खेजड़ी का वृक्ष होता है इसमें यह कहाँ पे पाया जाता है? रेगिस्तान में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी हम बात करते हैं, इसको उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी वृक्ष को उगने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल बात सही है। आपसे बोला है कि यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह प्रयोग में लाया जा सकता है, तो यह बिल्कुल गलत होता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में काम आता है और लकड़ी का प्रयोग, यह कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। नहीं, यह आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने में होता है और इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो आपका खेजड़ी का वृक्ष होता है इस पर जो कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि यह दीमक नहीं लगता है। जो आपकी खेजड़ी के वृक्ष की जो लकड़ी होती है इसमें दीमक नहीं लगता है, तो यह आपका सही हो जाता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, बी और डी। ए,
बी और डी आपका सही आंसर हो जाता है। तो ए बी डी आपको कहाँ दे रखा है, आपको देखना है। तो ए बी डी आपको यहीं पे दे रखा है, यह आपका बिल्कुल सही है। ए बी सी यह गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। बी सी डी बिल्कुल गलत है। ए सी ई बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यह आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि किसी छात्र द्वारा दिए गए कथन पर विचार कीजिए कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्न में से किस राज्य से आया है? तो आपको इसमें बताना है। तो यह लद्दाख से आया है, या फिर असम से आया है, या फिर राजस्थान से आया है, या फिर उत्तर प्रदेश से आया है। तो यह बच्चा कहाँ से आया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बारिश बहुत ही कम होती है, और घर मिट्टी के बने होते हैं, दीवारें बहुत मोटी होती हैं, मिट्टी से ही पोत कर इनको सुंदर बनाया जाता है, और इनके घरों की जो छतें होती हैं बहुत ही कटीली झाड़ियों के द्वारा यह बनाई जाती हैं। तो यह आपको बताना है कौन सा राज्य है। तो आपको बताना है लद्दाख है, असम है, राजस्थान है, या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यह कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ अधिकतर लोग सरसों का तेल से बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो वह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो कौन सी जगह से आया है वह छात्र? गोवा से आया है, केरल से आया है, कश्मीर से, या फिर मिजोरम से? तो इसका सही आंसर हो जाता है, जो बच्चा है वह कहाँ से आया है? वह कश्मीर से आया है। कश्मीर से आया है, वहाँ पर सरसों के तेल में बनी पक्की मछली को खाया जाता है। तो वहाँ पे कश्मीर में खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल यानी कि 200 केजी से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो आपको इसमें बताना है अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने के आयु के हाथी बच्चे का भार सामान्यतः 200 केजी होता है। लगभग हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नहीं, आपको यहीं पे दे रखे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कोई भी हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते या झाड़ियाँ खा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो यह आपका गलत हो जाता है, 200 कुंटल नहीं खा पाता है वह। आगे बात करते हैं, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। 3 महीने के आयु के हाथी के बच्चे का जो भार होता है वह 200 किलो होता है, यह बात बिल्कुल सही है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार होता है कितना होता है? 200 केजी होता है। और वह इसकी बात करें कि कितनी पत्तियां खाते हैं, तो वह 100 केजी पत्तियां खा सकती हैं। 200 केजी पत्तियां वह बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। लेकिन जो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है हाथी का, 3 महीने का बच्चा होता है हाथी का, उसका जो वजन होता है कितना होता है? 200 केजी वह होता है। अब यहाँ पे आपको दे रखा था कि हाथी बहुत ज़्यादा आराम पसंद करते हैं। तो हाथी लगभग 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी 3 से 4 घंटे सोते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, जब उनको गर्मी भी लगती है तो वह अपने कानों को हिलाते हैं, कान है वह पंखे का उनका काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि एक समूह को चुनिए जिस प्रकार यानी जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, यानी कि जिनको हम दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि पॉलीथीन बैग, कागज़, बैटरी, मोबाइल फ़ोन,
या फिर चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक की बोतलें या फिर बैटरी, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील के मग या गत्ते का डिब्बा, चमड़े का बैग या लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, फूलदान, चादरें। तो हम दोबारा से इनको ला सकते हैं, वापस रिसाइकल कर सकते हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही आंसर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील के मग, गत्ते का डिब्बा, इनका हम क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, यानी कि इनको हम दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। यही आपकी क्या होती है, रिसाइकिल होती है। तो लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील के मग और गत्ते का डिब्बा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए दे रखा है, आपको इसमें मिलाना है। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है आपका, तो इसको हम मिलाते हैं। जो इसमें आपको डिश दे रखी हैं, तो छोले भटूरे की बात करते हैं तो यह कहाँ का फेमस है, छोला भटूरा है, वह कहाँ का है, पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का है। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट का आपका ई हो जाता है, फर्स्ट का ई हो जाता है। सेकंड की बात करते हैं, नारियल की डली करी के साथ उबाला हुआ टिपियोका कहाँ पे खाया जाता है, तो यह आपका केरल में खाया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि सेकंड का बी हो जाता है, सेकंड का आपका बी हो जाता है। फिर आता है थर्ड के सरसों के तेल से पकी मछली, आपसे वहाँ पे भी पूछा था, तो कहाँ पे खाई जाती है, तो यह कश्मीर में खाई जाती है। तो थर्ड का आपका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी डी हो जाता है। आपको आगे दे रखा है इसमें कि जो नारियल के तेल से पकी मछली है वह कहाँ पे खाई जाती है। जो नारियल के तेल में पकी हुई मछली होती है कहाँ पे खाई जाती है, तो यह गोवा में खाई जाती है। तो 4 का आपका हो जाता है ए, 4 का हो जाता है आपका ए। तो आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो फर्स्ट का ई, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। तो फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई, सेकंड का डी, यह आपका बिल्कुल गलत है। फर्स्ट का ई, यह गलत हो जाता है। फर्स्ट का ई, सेकंड का बी, यह भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है यह ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। आपको मिलाना आ गया कि जो छोले भटूरे हैं कहाँ पे खाए जाते हैं, पंजाब में खाए जाते हैं, वहाँ का फेवरेट है। टिपियोका की बात करते हैं तो केरल हो जाता है। सरसों के तेल में पकी मछली की बात करते हैं तो कश्मीर हो जाती है। नारियल के तेल में पकी जो मछली होती है वो कहाँ पे खाई जाती है, गोवा में खाई जाती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी डिश होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि एक कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त चुनाव कीजिए। तो तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, या फिर डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, या तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, या जो वस्तुएं डूबती हैं तैरती हैं उनकी सूची को याद करना। तो आपको इसमें बताना है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विद्यार्थियों की रचनात्मक आकलन के बारे में पूछा है। तो इसमें क्या करोगे, आपको क्या करना है, तो इसमें आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि डूबने और तैरने की प्रक्रिया का क्या करेंगे आप, अवलोकन करेंगे। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का आपको अवलोकन करना है और उसका हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। यही आपका क्या होता है, आपका रचनात्मक आकलन होता है। क्या होता है, रचनात्मक आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। तो सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को, कक्षा में अनुशासन को या समावेशन को। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए और बी, ए और डी, ए और बी, ए बी सी या ए बी और डी। तो आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि कला और कौशल का समावेशन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। सहपाठी सीखने को बी भी सही हो जाता है। अनुशासन को यह आपका गलत हो जाता है। समावेशन को यह आपका सही हो जाता है।
ए बी और डी आपका सही हो जाता है, ए बी और डी। ए बी और डी आपको देखना है कहाँ पर है। यह आपका गलत है, गलत है, गलत है, और यह आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ए बी डी आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। कौन सी युक्ति है वह पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या फिर विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, या विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को उनके अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, या देश के विभिन्न आश्रयों पर एक प्रकार का यानी कि एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। तो आपको इसमें बताना है कि पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। थीम आश्रम के लिए कौन सी जो पूछताछ है उसको प्रोत्साहित करती है, तो आपको इसमें बताना है, आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन सी वह पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 के विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। क्योंकि यहाँ पे थीम कौन सी दे रखी है, आश्रय दे रखी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन यह वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। तो विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा को संप्रत्यों एवं मुद्दों का, या फिर सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य एवं मुद्दों का, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्य मुद्दों का। तो आपको इसमें बताना है कि कक्षा का जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें कौन सा क्षेत्र एकीकरण का है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा है। यह संप्रत्य मुद्दों का क्या करती है, एकीकरण करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। आपको पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बताना है, उद्देश्य इसका क्या है। तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, या फिर स्थानीय उपलब्ध सामग्री से सरल प्रारूप का विकास करना, या विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस के व्यवसायिक विकल्पों और अभिमुख करना। तो आपको इसमें बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसका प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को क्या करना, संवेदनशील बनाना। संवेदनशील बनाना ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि शिक्षा में अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्पों के नाम के लिए परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, या भोजन से संबंधित संप्रत्यों के सीखने के लिए प्रोत्साहन के लिए, पाठ को अधिक आनंददायी व रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका कि विद्यार्थियों को भोजन के विषय वस्तु में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपको दे रखा है कि भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में जड़, तना, पुष्प के नाम जाने जाते हैं। तो परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा गया कि क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखने को क्या करना, प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं,
या फिर किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, या फिर आपको किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, या फिर स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। जो बच्चा है दृष्टिबाधित है उसके लिए क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है कि वह स्पर्श वाली चीज़ों को वह पढ़ के महसूस करके उन चीज़ों को पढ़े। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए एक लिपि होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि बोलते हैं, ब्रेल लिपि बोलते हैं। आगे बात करते हैं, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें कितने बिंदु होते हैं? इसमें 6 बिंदु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह क्या है? तो पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, या फिर विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, या फिर विद्यार्थी शिक्षण के दौरान। तो पर्यावरण अध्ययन की का जो शिक्षण करते समय पाठ का उपयुक्त स्तर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण अधिगम के दौरान। कब करना चाहिए? शिक्षण अधिगम के दौरान करना चाहिए, यानी टीचिंग लर्निंग कोर्स के दौरान यह आकलन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, तो उन्हें शीघ्र पुनर्निर्देशन देना है। तो आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? अवलोकन का, क्रम निर्धारण मापनी का, जांच सूची का, या फिर सहपाठी आकलन का? तो आप किसका चुनाव करेंगे आपको इसमें बताना है। तो आप जांच सूची करेंगे। क्या करेंगे आप? चेकलिस्ट का प्रयोग करेंगे। किसके लिए की करेंगे चेकलिस्ट का प्रयोग? तो पर्यावरण अध्ययन की परियोजना आकलन करने के लिए, परियोजना का आकलन करने के लिए, और शीघ्र पुनर्निर्देशन देना है। और आकलन के लिए आप चुनाव करेंगे जांच सूची का। किसका करेंगे? चेकलिस्ट का करेंगे। किसका? चेकलिस्ट का, चेकलिस्ट का प्रयोग करेंगे, जांच सूची का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें, या फिर एक मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण एक मार्ग है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा नवीन यानी नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए सहारा दिया जा सके। तो कौन सा आपका सीखने का आकलन है? इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों को उपलब्ध सामग्रियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। किसके विषय में? शिक्षक को विद्यार्थियों को उपलब्ध सामग्रियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से लेकर 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो आरंभिक स्तर होगा, या फिर आपका मध्य स्तर होगा, या फिर बुनियादी स्तर होगा। जो नई शिक्षा नीति आई है आपकी 2020 वाली, इसमें 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए कौन सा स्तर होगा? तो आपको इसमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और जो सी है यह आपके आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर पर इसमें कहा गया है। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? इसमें आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो मानचित्रण करना, यानी कि मानचित्रित करना, मैपिंग की बात की गई है। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, या फिर परिकल्पना की जांच करना, या तथ्यों को
अनुस्मरण करना, यानी कि आपको इसमें बताना है कौन सी जो प्रक्रिया कौशल नहीं है, नहीं की बात की गई है, इसलिए आपका इसमें आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, परिकल्पना की जांच करना। क्या करना? परिकल्पना की जांच करना, यानी कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस की बात की गई है, तो यह आपका सही हो जाता है, यह कौशल आपका नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर यह आपका कौशल नहीं होता है, बाकी आपके कौशल होते हैं मानचित्रण करना, क्रियाकलाप परिवर्तनों को परिभाषित करना और तथ्यों का अनुस्मरण करना, लेकिन आपका यह नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि थीम परिवार तथा मित्र में से निम्न में कौन सा उपथीम है। आपको इसमें उपथीम बतानी है, परिवार तथा मित्र की, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड की बात की गई है, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सी उपथीम है। कौन उपथीम है? जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल यानी कि वर्क एंड प्ले, भोजन और जल, फूड एंड वाटर, या फिर हमारा आश्रय यानी शेल्टर की बात की गई है। तो आपको इसमें बताना है कि जो आपका परिवार और मित्र है, इसमें कौन सा एक उपथीम है, तो इसका सही आंसर हो जाता है वर्क एंड प्ले। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है कार्य और खेल। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न की बात की गई है, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्राओं की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन कौन से हैं, या फिर दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, या फिर लवण के विलयन में आप क्या लवण कैसे पृथक करेंगे, यानी कि लवण के विलयन से आप जो लवण है उसको कैसे अलग करेंगे, या फिर पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो आप बच्चे के बारे में, यानी कि बच्चे को क्या सोचने के लिए कहेंगे, तो यानी प्रोत्साहित करेंगे आप एक शिक्षक होने के नाते क्रिएटिव बच्चे के विषय में। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, इनके बारे में बच्चा आपको बताएगा। क्रिएटिव बच्चा होगा, यानी सभी बच्चे अपने अपने इसमें आपको आंसर देंगे, सभी के आंसर्स अलग अलग होंगे। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आता है 90। तो विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। तो कौन सी गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है? तो क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा, पेन पेपर परीक्षा के द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा, या फिर मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो आपको इसमें बताना है किसके द्वारा आकलन कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा, यही आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर। हमने यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन हैं यह कंप्लीट कर लिए। तो यह आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक के आए थे, यह आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इनको मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, ईवीएस के थे। और यह आपका पेपर था आपका 1 जनवरी का, 1 जनवरी 2022 का यह आपका पेपर था, इसको मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको अच्छे से कर लेना है, इनको अच्छे से समझना है। तो फिर आपको मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम करेंगे अब आगे 3 जनवरी का, 3 जनवरी 2022 का पेपर को। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको अभी से अपनी तैयारी को करना है, मात्र आपके पास 2 महीने बचते हैं।